तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस हिंदुस्तान में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3,52,991 नए केसेस आए हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 2,812 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक दिन में 2,19,272 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये ताजा आंकड़े हैं इस वक्त के। लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3,52,991 नए केसेस आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में भारत में 2,812 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि एक दिन में 2,19,272 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से भारत में लगातार 5वें दिन भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले मिले हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है। और साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन राहत की बात यह है कि संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी बड़ी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपराज्यपाल की आज एक अहम बैठक है। कोरोना के हालात पर चर्चा होगी इस बैठक के दौरान, उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली के छतरपुर में आज से सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर भी शुरू होने वाला है। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द संक्रमण पर काबू पाया जा सके। और इसके साथ ही उपराज्यपाल की आज अहम बैठक है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार इसे लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही कहा कि इस बार भी सफलता के लिए सभी को एकजुट राष्ट्र की तरह मिलकर लड़ना होगा। वहीं संसाधनों की कमी नहीं होगी अगर सब एकजुट हो जाएंगे। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लगातार तेज किया जा रहा है, जिसके लिए वायुसेना भी एक अहम जिम्मेदारी निभा रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। इसमें जिला अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने और प्रमुख बंदरगाहों पर ऑक्सीजन वाले कार्गो शिप पर सभी शुल्क माफ करना शामिल है। तो अहम फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे वो वायुसेना हो, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वहीं अलग अलग तरह से कोशिशें तेज की गई हैं ताकि हर अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा किया जा सके। ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है और पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे भारत को प्रधानमंत्री ने पहले ही बता दिया था कि अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। प्रधानमंत्री के इस बयान के 2 दिनों के अंदर देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इनमें सबसे अहम है प्रधानमंत्री केयर्स फंड की ओर से ताजा पहल। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। इनमें से यूपी के 47 जिलों में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पीएम मोदी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का खर्च पीएम केयर्स फंड की ओर से उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। नए ऑक्सीजन प्लांट को जिलों के सरकारी अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड की ओर से कई पहल का नतीजा ये होगा कि अब देश के गांवों तक में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती मिलेगी। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का फायदा ये होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अचानक कमी नहीं होगी।
लेकिन देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में ये एक लौती पहल नहीं है। देश में अलग अलग मंत्रालयों के प्लांट में भी ऑक्सीजन तैयार हो रहा है। देश की इस्पात इकाइयों में दूसरी गैसों का उत्पादन कम कर मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। इस वक्त देश में इस्पात संयंत्रों की रोजाना 2834 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO उत्पादन क्षमता है, जबकि 24 अप्रैल को इनमें 3447 टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। वायुसेना लगातार ऑक्सीजन की एयरलिफ्ट पर काम कर रही है। देश ही नहीं विदेशों से भी ऑक्सीजन और दूसरे उपकरणों को लाने में जुटी है। रविवार को वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर ऑक्सीजन टैंकर लेकर ग्वालियर से रांची गया। जानकारी के मुताबिक वायुसेना की ये मुहिम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी ताकि देश की अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार ने सभी प्रमुख बंदरगाहों से ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों पर सभी शुल्क समाप्त करने का निर्देश दिया है। इनमें जहाज से संबंधित और भंडारण शुल्क शामिल है। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच ये कदम उठाया गया है। शुल्क समाप्त करने के बाद ऑक्सीजन की आवाजाही काफी तेजी से बढ़ेगी। न केवल सरकार बल्कि निजी कंपनियां भी अब कोरोना संकट से मुकाबला करने के लिए मदद कर रही हैं। टाटा ग्रुप ने लिक्विड ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स आयात करने का फैसला किया है। वहीं कई और कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन टैंकरों के जरिए लगातार मदद कर रही हैं। बहरहाल सरकार की कोशिश ये है कि देश के गांवों तक को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ा जाए। जानकारों का कहना है कि इस वक्त देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अचानक 6 गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि इसके लिए तमाम एजेंसियों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन अब ताज़ा कोशिशों की वजह से देश में जल्द ही ऑक्सीजन की दिक्कत दूर होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत एसोसिएट डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल के। साथ ही मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजू राज दिल्ली से जुड़े हैं और हिमांशु मित्तल कोटा से हैं। सबसे पहले डॉक्टर कौशल कांत का रुख करेंगे। डॉक्टर कांत, 5 दिनों में लगातार 3 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले, स्थिति चिंताजनक। अति जी, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से संसाधनों की कमी हो रही है, कितनी भी कोशिश की जा रही है, पर सच्चाई है कि संसाधन कम है, क्योंकि ये पहले भी इस तरह से इतनी क्राइसिस के लिए कभी मजबूत नहीं बने थे। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया, वैसे ही जहां जहां पर, जैसे मुंबई ने बढ़ाया, महाराष्ट्र ने बढ़ाया, जहां जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं और जहां पे ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो रहा है, मुझे लगता है कि वहां पे सरकार को अपने अहम को छोड़ करके और इकोनॉमिस्ट की एडवाइस को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करते हुए लॉकडाउन लगाना चाहिए, और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली सारी सरकारें आ रही हैं, पर वही है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी और नुकसान ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि जब तक कि इन्फ्लक्स ऑफ द केसेस, जब तक कि इन्फेक्टिविटी रोकी नहीं जाएगी, जब तक लोगों को एक दूसरे से मिलने से रोका नहीं जाएगा, तब तक ये केसेस का बढ़ना रुकेगा नहीं। क्योंकि याद कीजिए, यूके में भी, अमेरिका में भी दूसरा लॉकडाउन लगाया गया था और जो करीब करीब 6 से 8 हफ्ते तक चला था। लॉकडाउन अगर नहीं भी लगाना चाहते तो कम से कम जनता कर्फ्यू जैसी अपील या उस तरह की चीजें जिसमें केवल इसेंशियल एक्टिविटी के लोग बाहर निकलें, नॉर्मल पब्लिक के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कड़ा कंट्रोल होना चाहिए। यही तरीका है जिससे कि आप जो अवेलेबल संसाधन अभी हैं हमारे पास और जो मरीज आ रहे हैं उनके बीच में एक हेल्दी रिश्ता कायम कर पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि केस, जिस तरह आप ये समझिए कि पिछले 4-5 दिनों से 1 लाख के आसपास केस आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, डेथ रेट ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 89% राइज है। ठीक है, आप देखिए कि दिल्ली में जहां पे दाह संस्कार किए जाते हैं उसके बाहर पार्किंग लॉट तक में उनके जलाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि स्थिति बड़ी भयावह है और उसको रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि आने वाले केसेस के नंबर को कम किया जाए, और उसको कम करने का चाहे जो भी कह रहा हो इकोनॉमिस्ट, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक केसेस के नंबर कम नहीं होंगे, हम डिमांड एंड सप्लाई को मिसमैच को मैच नहीं कर पाएंगे और इस तरह की त्रासदी होती रहेगी। अभी भी देखिए, जो अभी लास्ट आंकड़ा मैंने अखबारों में पढ़ा था, उसमें करीब CII अब ये कह रहा है कि 70% जो हमारे उद्यमी हैं वो चाहते हैं कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि चिंता हमें गरीब की करनी चाहिए। गरीब को न, जब उद्यमियों को बेड नहीं मिल रहा है, जब पैसे वालों को बेड नहीं मिल रहा है, जब पैसे वालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जब इसके पहले
आज से 1 हफ्ते पहले जब गरीबों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो सब अपने घरों में शांति से बैठ के अपनी दुकान खोल के बैठे हुए थे। आज सारे उद्योगपति ये क्यों कहने लगे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करिए। हमारे साथ कई अहम बातें आप कह रहे हैं। डॉक्टर कांत, दोबारा आपका रुख करेंगे। मेरे साथ कोटा से मेरे सहयोगी हिमांशु मित्तल जुड़े हैं। हिमांशु के साथ भी एक डॉक्टर हैं। मैं चाहती हूं हिमांशु बताइए किस तरीके से राजस्थान में क्या स्थिति है और साथ ही वहां का जो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसका क्या सुझाव है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हालात चिंताजनक कहे जा सकते हैं। एक दिन में अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 15,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है जो राजस्थान से निकल करके आ रहा है। कई जिले हैं जिनमें मोटे तौर पर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा स्थिति चिंताजनक है। फिलहाल मेरे साथ में कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना साहब हैं। फिलहाल आपका क्या सजेशन होगा सर, क्योंकि हालात चिंताजनक राजस्थान में हैं। कई जगह पर हालात ये हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्राइसिस है, ऑक्सीजन बेड का क्राइसिस है, अवेलेबिलिटीज़ जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको नहीं मिल पा रही। आपने सही कहा, हालात चिंताजनक है और सबसे ज़्यादा जो जिस फ्रंट पे प्रॉब्लम आ रही है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हालांकि मिल रहे हैं, सीमित मात्रा में मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं अभी। टोसिलिजुमेब इंजेक्शन जो है अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी बहुत कम केसेस में ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन का मैनेजमेंट राज्य स्तर पे बड़ा इफ़ेक्टिवली करने की कोशिश की जा रही है और लिक्विड ऑक्सीजन की आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है पहले से, ये अच्छी बात है। सिलेंडर्स हम लोगों ने क्रय किए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम लोग क्रय कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से करीबन 2 सिलेंडर की सिस्टम में हमारी बचत होगी और एडिशनल पेशेंट्स को हम ले पाएंगे। आज सुबह ही माननीय मंत्री महोदय ने 200 कंसंट्रेटर अपने विधायक कोष से देने की घोषणा की है। तो ऐसे करके मिला करके हमारे पास 500 से ज़्यादा कंसंट्रेटर हो जाएंगे। तो अभी जो इमीडिएटली जो रेस्क्यू मेरे ख्याल से जितना कंसंट्रेटर कर पाएगा, बाकी सब तो थोड़े लॉन्गर पीरियड के प्लानिंग है। इन सब चीज़ों के बीच में चिंता की बात यह है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है और ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि वो यंगस्टर हो या कोई भी कम उम्र के लोग भी ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स जो कि बड़ी हाई ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, HFNC पे हैं, NIV पे हैं, उनकी संख्या हमारे हॉस्पिटल में आप समझें कि करीबन 65 है टोटल 650 पेशेंट्स में से। तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहे हैं और क्रिटिकल भी हैं, और पिछली वेव से क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। सर, ओवरऑल अब बात करें तो क्या लगता है कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे ये चीज़ें जो है वो हमारे काबू में आ पाएंगी? फिलहाल लगता है मौजूदा हालात को देखने के बाद में, या स्थिति और चिंताजनक हो सकती है? देखिए, पिछले 2-3 दिन में केसेस थोड़े से कम हुए हैं पॉजिटिव आने, तो एक ये अच्छी उम्मीद की किरण है। और जो सख्त मेजर्स सरकार ने लिए हैं, अनुशासन का जो पखवाड़ा चल रहा है, उससे उम्मीद है कि केसेस कम होंगे, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में कम आएंगे। तो एक तरह से हमारे जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम को, उसको रिवाइव होने का समय मिलेगा और लोगों को भी इसकी सीरियसनेस मालूम चलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्लेटू आकर एक सवाल बहुत अहम है जो प्लीज़ जिसका जवाब जानना जरूरी है सर। सिटी से लेकर के जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर भी संक्रमण का जो दायरा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर के मेजर नेग्लिजेंसी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ ये जो मेडिकल क्राइसिस बनी हुई है उस पर बात करने के लिए 2 अहम मेहमान हैं। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ हैं और साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा, फॉर्मर एम्स डायरेक्टर, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मिश्रा, गंगाराम अस्पताल से इस वक्त की खबर हमने सुनी, ऑक्सीजन की कमी, और लगभग यही शिकायत हर अस्पताल की है। मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त। बिल्कुल, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए से ज़्यादा भी ये रोगियों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि जो इसका नुकसान होगा वो हमारे रोगियों को होगा ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि 6 से 10 गुना जो ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ी है पिछले 2 हफ्तों में। और चूंकि जितने भी इस जो वेव में रोगी आ रहे हैं कोविड के, उनमें ऑक्सीजन की कमी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है।
और बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें काफ़ी वेस्टेज होती है ऑक्सीजन की। अगर जैसे देखें हाई फ्लो नेजल कैनुला लगाते हैं तो उसमें 50 से 60 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है, जिसमें से काफ़ी ऑक्सीजन व्यर्थ चली जाती है, वो रोगी के अंदर नहीं जाती है, लेकिन उसका प्रेशर बनाने के लिए उतना प्रेशर ज़रूरी होता है। इसी तरह से बाईपैप, सीपैप और फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, इन सब में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कई गुना ज़्यादा चाहिए होती है नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से, टू मेंटेन वेरी कॉम्प्रोमाइज लंग्स, जिसमें लंग बहुत ज़्यादा सघन रूप से खराब हो जाते हैं। और उसके अलावा वेंटिलेटर लगाते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन से ही काम करता है वो भी। तो इस समय ऑक्सीजन, हमने पिछले श्रृंखला में भी ये बात डिस्कस की थी कि ऑक्सीजन कोविड में एक दवा की तौर पे इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ज्यादातर रोगी ऑक्सीजन की जो कमी होती है शरीर में उसको पूरा करके ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कोविड के ट्रीटमेंट में, और इसका किसी न किसी प्रकार से बंदोबस्त होना नितांत आवश्यक है, और जिस पर सरकारें भी लगी हुई हैं। हॉस्पिटल्स को भी थोड़ा सा इसको राशनलाइज और राशनिंग करनी पड़ेगी कि एक सिलेंडर से 2-3 रोगियों को दें जिनको सिर्फ ऑक्सीजन चल रही है, जो एम्स में भी किया जा रहा है इस समय। और इसके अलावा वेस्टेज को रोकें, 25 से 50% वेस्टेज रोकी जा सकती है। जैसे किसी को नेजल कैनुला लगा है, उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन करके ऑक्सीजन की खपत को थोड़ा कम किया जा सकता है। इस प्रकार से उसको जो आपका टैंक है, गंगाराम में टैंक है जो जिसको भरने की आवश्यकता होती है, पहले शायद नॉर्मल अवस्था में वो 2-3 दिन में एक बार भरा जाता होगा, लेकिन आजकल शायद दिन में 4 बार भी भरा जाता है। वो कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि उस टैंक की कितनी कैपेसिटी है। तो ये व्यवस्थाएं हो रही हैं। जर्मनी से भी ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट है वो लिफ्ट किया है। यूके ने कुछ आगे बढ़ के दिया है, जर्मनी ने दिया है, फ्रांस ने दिया है, और हमारी इंडस्ट्री भी इसमें सपोर्ट कर रही है। इंडस्ट्री खुद आगे आई है ऑक्सीजन की भरपाई करने में, ट्रेन से स्पेशल चल रही हैं। तो सरकारें भी जो भरसक प्रयत्न कर सकती हैं उसमें जुटी हुई हैं। लोगों को भी इसमें बहुत सहयोग की आवश्यकता है कि अब समय आ गया है कि इस बीमारी को होने से बचाए, जो लोग कर रहे हैं, अब पहले से ही कर रहे हैं। इसीलिए जो थोड़े बहुत केसेस आज दिल्ली में कम देखने को आए हैं वो उसी का नतीजा है, और महाराष्ट्र में भी केसेस में कुछ कमी आई है। तो मैं समझता हूँ भारत चूंकि बड़ा देश है, हर राज्य का अपना एक पीक होता है, तो हम ऐसा लगता है कि अब हम पीक की तरफ चले गए हैं और अब हम नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाएंगे अगले एक हफ्ते में। तो हम लोग यही पॉजिटिव बात सोचेंगे इस समय, और लोगों को उससे राहत मिलनी चाहिए। जी, और हमारे साथ मेरे सहयोगी राजू राज भी जुड़े हैं। राजू, जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि हॉस्पिटल्स, बेड्स और ऑक्सीजन की कमी ना हो, उस दिशा में एक अहम प्रयास आज किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए अदिति, इस वक्त मैं हूँ छतरपुर इलाके में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। इसका उद्घाटन आज होना था 10 बजे से, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ, और अब यहाँ पर देखिए जो मरीज हैं उनके लिस्ट भेजा गया। उन तमाम मरीजों को अंदर अब अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा। 500 बेड का ये अस्पताल बनाया गया, और यहाँ पर जो एंट्री है, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर हैं वो उनको फ़ोन के ज़रिए व्हाट्सअप किया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी, और वो लिस्ट तैयार किएंगे, और उसके ज़रिए ही यहाँ पर एंट्री हो रही है। देखिए ये मरीज़, आप देखिए एक बुज़ुर्ग महिला है, उनको एंट्री कराया जा रहा है, और ये यहाँ पर गेट पर खड़ी हैं। इस तरह की दिखते हैं। और अभी भी यहाँ पर दूसरी ओर की तस्वीर दिखाऊंगा, लाइन लगा हुआ है एम्बुलेंस का। जो लोग रात से ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी और कब वो अस्पताल में दाखिल होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर उन्हीं मरीजों की भर्ती लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आईसीयू बेड नहीं है, जो कंडीशन जिनकी ठीक है, जिनकी कंडीशन ख़राब है, उनको यहाँ पर भर्ती नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर छतरपुर में लोगों की लाइन लगी हुई है, और अभी जाके एक लिस्ट आया है जिन मरीजों को अंदर शिफ्ट करना है, उनका लिस्ट पुलिस के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है। उसके बाद ही यहाँ पर एम्बुलेंस को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अदिति,
जी राजू, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत भी हैं। डॉक्टर कांत, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इस वक्त घर पर हैं, घर पर ही उनका इलाज हो रहा है। उन मरीजों के लिए कुछ अहम टिप्स जो आप देना चाहते हो। देखिए, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन आप लोग ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, तो एक बार अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आता है तो उसके ऊपर पैनिक ना हो। अगर किसी मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के ऊपर है तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ना ही किसी पैनिकी की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर 90 किसी मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो उसे अपना ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना चाहिए, अपने मेडिकल डॉक्टर से कांटेक्ट में आना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि वो किसी हॉस्पिटल के टच में रहे। लेकिन समस्या क्या है अदिति जी, कि मेरे अंडर में भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट में कम से कम 500-700 मरीज हैं, लेकिन जब उनको ऑक्सीजन की सैचुरेशन जब लो होती है तो उनके पास बेड नहीं है। ये बहुत क्राइसिस हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में यूज़ कर रहे हैं और ये क्राइसिस का मुझे कोई अभी अगले 2-4 दिनों में कोई सोल्यूशन नज़र आता नहीं दिख रहा। आप देखिए, गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हुई और उसने अपना एक SOS अलार्म बजाया। तो इस समय क्राइसिस सिचुएशन और ऐसी सिचुएशन में जिस तरीके से कल का स्टेटमेंट जो मैंने देखा, मनीष सिसोदिया जी हॉस्पिटल्स को ये कह रहे हैं कि वो अलार्म बटन ना बजाएं। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर कोई डॉक्टर को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सरकार को नहीं बताएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताएगा, लोगों को अलर्ट नहीं करेगा, तो कैसे काम होगा? इतने प्रेशर के बाद तो इतनी ऑक्सीजन कम हो रही है। इसी तरह की एक घटना यहाँ पे तो मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट आज अखबार में भी निकला हुआ है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ। ये बनारस के DM हैं और ये डॉक्टरों को क्या कह रहे हैं। सभी अस्पतालों में 43 अस्पतालों में जारी हो रहा है। किसी ने भी रेमडेसिविर ओवर द काउंटर किसी भी पर्चे पे लिखी हुआ पर्चा आज के बाद पकड़ में आ गया तो उस अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। MCI की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उस डॉक्टर के खिलाफ उसकी डिग्री के कैंसिलेशन के लिए और उनकी मेडिकल प्रैक्टिस को रोक लगाने की कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। आप देखिए, जिस तरीके से एक DM ये कह रहा है कि अगर कोई भी डॉक्टर रेमडेसिविर लिखेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा। हो क्या रहा है कि संसाधन की कमी में पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेटर पे दबाव डाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर और हॉस्पिटल पे दबाव डाल रहे हैं। बिल्कुल, संसाधन डिमांड और सप्लाई में एक डिफरेंस है। जी डॉक्टर कांत, आपकी बात एकदम समझ में आ रही है कि किस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है उसी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। डॉक्टर MC मिश्रा, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि जो मरीज घर पर हैं उन मरीजों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जो घर पे हैं पहले तो अपना मनोबल न नीचे गिरने दें। सबसे इसमें आपको ठीक होने की जो डिटर्मिनेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो वैसे ही आप आधी, तो कहते हैं ना कि अगर आपने बिल्कुल अपने को होपलेस बना लिया तो आप और ज़्यादा होपलेस बन जाएंगे। तो जैसे डॉक्टर कौशल कांत ने कहा कि 90 तक आप अगर बाकी अदरवाइज हेल्दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप जो हम लोग बता रहे हैं पिछले 10 दिन से कि प्रोन लेट के, लंबी सांस लेके, प्राणायाम करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, लंबी सांस अंदर खींच के, रोक के, फिर निकाल के, उससे आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो और 94-95 आराम से आ जाती है। इस तरह से करने में, पेट के बल लेटने से ये करें, क्योंकि हवा में हमारे ऑक्सीजन है, अभी भी काफ़ी ऑक्सीजन है, ईश्वर ने ऑक्सीजन दी हुई है। केवल उन लोगों को उतनी ऑक्सीजन से मदद शायद नहीं होती जिनको अंडर प्रेशर डालनी पड़ती है, क्योंकि उनके जो एल्वियोलाई हैं लंग के, वो खोलने हैं, वो जो इन्फेक्शन है निमोनिया से वो बंद हो जाते हैं, उनको थोड़ा प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन देते हैं, उससे वो खुलते हैं। उसके लिए फिर थोड़ा प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसको हम ये कहते हैं जो HFNC, जो हाई फ्लो नेजल कैनुला या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या बाईपैप या CPAP जो भी होता है, या वेंटिलेशन, तो उनकी आवश्यकता बहुत कम लोगों को होती है, मतलब आधे % से भी कम लोगों को होती है। अधिकतर लोग या तो सिंपल ऑक्सीजन 3 से 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से मिलने पर ठीक हो जाते हैं, वो भी 2 दिन बाद 1-2 लीटर पे आ जाते हैं और तीसरे-चौथे दिन वो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सामान्य ब्रीदिंग से ठीक हो जा रहे हैं। जिन लोगों को उससे नहीं आराम आ रहा है और ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, उनको फिर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि हॉस्पिटल्स में बड़ी भीड़ है और ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है
और वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा है, एचडीयू आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को घर पे रह के ही अपना ये व्यवस्था करते रहे। कम से कम जब तक बेड न मिले तब तक अपना ऑक्सीजन लेवल को एक क्रिटिकल उससे लेवल से नीचे न जाने दें। तो वो है कोई 80 से नीचे न जाने दें, उसको अपना प्रयत्नों से ऊपर करते रहें। और फिर तीसरा जो उपाय सबसे अच्छा है कि आप अपने को बीमार पड़ने से रोक लें, जो बाकी लोग हैं और जो लोग कर भी रहे हैं। अब जिस तरह से नंबर दिल्ली में भी घटे हैं, पता नहीं है टेस्ट हुए पिछले 24 घंटों में, लेकिन कुछ नंबर कम हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है और राज्यों में भी होगा। दूसरी बात, दवाइयों का भी रोगियों के रिश्तेदारों को न दौड़ाएं, चाहे रेमडेसिविर की आवश्यकता हो चाहे प्लाज्मा की, दोनों का ही जो डेफिनेट रोल है कोविड के इलाज में वो प्रूवन नहीं है, एविडेंस नहीं सपोर्ट करता है इसको। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी को धमका रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि रोगियों को फॉल्स होप न दें कि ये ले आएंगे इंजेक्शन तो आपका मरीज ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेमडेसिविर के बिना ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और हो जाएंगे, इसलिए उस फेर में भी ना पड़ें। और मैं डॉक्टर से भी अपील करूंगा कि वो भी ये दवाई की उम्मीद ज्यादा लोगों को न बधाएं, क्योंकि रेमडेसिविर नहीं मिल रही है और लोग ब्लैक में ले रहे हैं, वो फेक रेमडेसिविर भी चल रही है। तो ये सब हर चीज का बड़ा नुकसान भी होता है, इन सब चीजों हाइप हम क्रिएट कर देते हैं, चाहे प्लाज्मा की हाइप हो चाहे रेमडेसिविर की हाइप हो, दोनों में ही हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और बहुत इसका इंडिकेशंस बड़े सिलेक्टिव हैं और अंडर ट्रायल ही देना चाहिए। WHO की जो रिकमेंडेशन है कि अगर रेमडेसिविर इस्तेमाल हो तो ट्रायल में हो, अन्यथा नहीं हो। तो ये लोगों को देखना बहुत आवश्यक है और हमारे डॉक्टर का इसमें जानकार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको भी जानकारी कम है, इसलिए वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं और ऐसे करते हैं कि अगर ये दवाई मिल जाएगी तो रोगी ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, एक प्रॉब्लम और जो हम देख रहे हैं, लोगों को जहां से जो जानकारी मिल रही है वो उसको सही मान ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसने जो जानकारी दी आपने उसी को सही मान लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि एलोपैथी के साथ अगर होम्योपैथी का भी इस्तेमाल किया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? नहीं, होम्योपैथी करें, आयुर्वेद करें, जो करना है करें, आप प्राणायाम करें, सब कुछ करें, मैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा है, टू मच इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज अगर अधिकायत में है, उसको एक्सेस कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, टू मच इंफॉर्मेशन इज आल्सो बैड, क्योंकि लोग उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं। कल मेरे से किसी आपके पत्रकार ने पूछा, एक न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी कि स्टीम इनहेलेशन अच्छा नहीं होता है। अब वो कॉन्टेक्स्ट क्या था और उसको किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे थे, उसमें लिखा था कि स्टीम इनहेलेशन में अगर आप कोई एडजुवेंट मिला लेंगे, जैसे यूकलिप्टस ऑयल मिला लेंगे, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन प्लेन स्टीम लेंगे वो ठीक है, उसमें उससे लाभ होता है। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट हर चीज का देखना चाहिए, पूरा समझना पड़ेगा पहले कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया की समस्या ये है कि अब जैसे एयरबॉर्न के बारे में बहुत चर्चा हुई कि बाहर हम वॉक करें कि नहीं करें, छत पे वॉक करें कि नहीं करें, क्या ये बाहर हवा में वायरस मिल रहा है। तो ये जो भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि टू मच इंफॉर्मेशन एंड टू लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, टू लिटिल एनालिसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, वो हर एक के बस का होता नहीं है कि उसको ठीक तरीके से एनालाइज करके और समझ सके। तो इसलिए वो भ्रांतियां पैदा होती हैं। इसलिए कई बार कई चीजों से अनजान रहने में भी उचित रहता है और उसमें कोई आपका नुकसान भी नहीं होता है। जी डॉक्टर कांत, एक आखिरी सवाल आपसे भी। मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल का वक्त है, लेकिन पेशेंट से और पूरे देश से इन जनरल घबराएं ना और इस स्थिति का सामना करें, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग अपने घरों में रहें, जैसा कि बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि ये जनता कर्फ्यू जो अपने आप लगता है, इसके लिए मुझे किसी लॉकडाउन के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करें, घर में बैठें। और दूसरा, मैं तीनों महकमों जैसे कि पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर एंड हॉस्पिटल के तीनों लोगों से कहना चाहूँगा, तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही हम इस क्राइसिस से लड़ पाएंगे। एक दूसरे पे अगर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे पे छींटाकशी करेंगे, तो इससे क्राइसिस बढ़ेगी और मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी और लोगों की जान बचाने में दिक्कत होगी। तो जितने कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, चाहे वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो, चाहे स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन हो, चाहे
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्टर एंड हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन हो, सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में अगर काम करेंगे तो शायद ज़्यादा लोगों की जान बचेगी और हम आगे इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अदरवाइज हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे और मरीज को कंप्रोमाइज होगा। मेरा ये मानना है कि जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बोला कि हर चीज़ों की जानकारी ही बचाव है, लेकिन जानकारी सही होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन, किसी के द्वारा फॉरवर्ड की गई इंफॉर्मेशन की बजाय किसी न किसी डॉक्टर के टच में जरूर रहें और जो भी डॉक्टर है उसके पास जितना कॉम्पिटेंस है उसके अकॉर्डिंग वो जो भी बताएगा उसको फॉलो करें। कम से कम एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट तो रहेगा, क्योंकि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन पे आप अपने आप को ट्रीट करेंगे तो कहीं न कहीं कंफ्यूजन होगा। तो इस बारे में यही मैं कहना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, हिम्मत नहीं हारनी है, हम सब जीतेंगे। लेकिन अभी ये कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा और मैं बाकी प्रदेश की सरकारों से ये कहना चाहूँगा जिन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, जिन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर नहीं दिया है, उन्हें रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर देना चाहिए। क्योंकि देखिए जब दिल्ली ने अपने लॉकडाउन को 1 हफ्ते से 15 दिन बढ़ा दिया, जबकि यहाँ का स्वास्थ्य स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, तो सारे प्रदेश की सरकारें इस पे ध्यान दें और लोगों की जान बचाने के लिए इस समय लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, अनलॉक 1 की फेज या जनता कर्फ्यू का ऐलान करें और लोग घर में रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशलकांत आपका, और साथ ही डॉक्टर मिश्रा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुश्किल का वक्त है, लेकिन संयम बरतें और संयम से ही हम कोरोना पर एक बार फिर से जीत पाएंगे, यही डॉक्टर्स कह रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.